अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला और प्रोसिक्यूशन टीम के दलाइल मुकम्मल होने पर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज कर लिया, जो 23 दिसंबर यानी पीर के रोज सुनाया जाएगा। केस की समाअत अदालती औकात खत्म होने के बाद भी जारी रही। इससे कबल बानी पीटीआई के दीगर केसेस की समाअत भी रात देर तक जारी रही। इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी साहब ने मीडिया टॉक करते हुए समाअत 3:30 बजे ख़त्म हो जानी उन्होंने कहा, लेकिन जज साहब उनका ये भी कहना था कि बज़िद थे, लगता है कि वो किसी दबाव में थे। देखिए जी, समाअत तो टेक्निकली ये 3:30 बजे के बाद कोई टाइम नहीं होता, नहीं चलनी चाहिए और इसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन जैसा बज़िद है ऐसा लगता है कि वो किसी दबाव में है या कोई अदालतें सारी दबाव में है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे चल के हम बात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने भी मीडिएशन के रोल की आज पेशकश की है। अब मामलात कैसे और किस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब मंडे ये फैसला भी आएगा और उससे कबल सिविल नाफरमानी की मूवमेंट की भी आज फैसल चौधरी साहब ने ही ये भी बानी पीटीआई का पैगाम सबके सामने रख दिया है। इस वक्त वकील हैं आप बानी पीटीआई के, फैसल फरीद चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं हमें। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फैसल साहब, ये जो खबर सामने आई है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला पीर के रोज सुनाया जाएगा, उसके अगले रोज से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौसम सरमा की छुट्टियों का भी आगाज हो जाएगा। आपने खुद भी आज प्रेस टॉक में कहा कि एक तो आपने हैरानी इस बात पे जाहिर की कि ये इतने जल्दी ये मामला जो है वो जिस तरह से चलाया जा रहा था, 2 से 3 रोज तक आप चाहते थे कि ये आगे बढ़ा दिया जाए। आपको क्या लग रहा है 35 गवाहान और 10 माह के ट्रायल के बाद ये भी इसका फैसला उसी तरह सा होगा जो साइफर और इद्दत और तोशाखाना केस में देखा है? अगर उससे मुख्तलिफ होगा मुझे हैरानगी होगी, क्योंकि जिस माहौल में अदालत ने आज कार्रवाई की है, जिस माहौल में आज की यकबख्ता मौसम में मेरी रिक्वेस्ट के बावजूद जज साहब ने प्रेफर किया कि वो सारे आर्गुमेंट्स होने, इतनी जल्दी क्या है? अगर छुट्टियों के बाद फैसला हो जाए तो भी कोई इससे अमर माने नहीं है। फैसला तो जो आना है वो सबको पता है। अगर उसमें सजा के अलावा कोई फैसला आएगा तो मुझे हैरानगी तो फ्रेंकली तब होगी, क्योंकि इन अदालतों से ये जो अदालतें नीचे अंडर प्रेशर काम कर रही हैं, बड़े वाज़े तौर पे उन पे एक प्रेशर है और वो मुसलसल उस प्रेशर के तहत ही काम कर रही हैं। तो अब देखते हैं कि सोमवार वाला दिन जो है वो तो पहले ही हमने तो फ्रेंकली स्पीकिंग खान साहब ने हमें 2-3 दिन पहले ही ये कहा दिया था कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें कि पोस्ट सेंटेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस आप क्या करेंगे। और ये जो सारा अलीना जो मुकदमा है ये मजाक के अलावा कुछ नहीं है। यानी आप एक अवामी फलाह के मंसूबों को, जो कि खालिसन प्राइवेट नोयत के हैं, जिसमें सरकार का एक पैसा खर्च नहीं हुआ है, बल्कि सरकार को उल्टा 20-24 अरब का फायदा हुआ है। पाकिस्तान में जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये पैसे आए थे उसके ऊपर ये पब्लिक गेन हुआ है, यानी इसमें एक भी पैसा लॉस नहीं हुआ है। ना ये बिलावल जो हाउस की लाहौर की तरफ 5 अरब की प्रॉपर्टी है, ना हसन नवाज की 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में खरीदी गई है। मेरे जिला में एक दूर अफ्तादा इलाके में ये एक देहात में प्रोजेक्ट है जिसमें सीरतुल नबी पे 100% जो है मुफ्त तालीम दी जाती है, तो उसको जो है टारगेट करना। और इसका ये मतलब है कि अगर एक वज़ीर आज़म जो है जो कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है 30 साल से वो फंडिंग कर रहे हैं, फिलैंथ्रोपी कर रहे हैं। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल 3 दिए उन्होंने पाकिस्तान को, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है कराची में, 2 पेशावर और लाहौर में काम कर रहे हैं। उसके लिए वो फंडिंग नहीं कर सकते। इसका ये मतलब है कि जो 9 अरब रुपए का खसारा होता है हर साल, इसको इमरान खान साहब की जात की वजह से फॉरेन और लोकल फंडिंग मिलती है, वो जो है वो गलत है। नमल जैसा इदारा जो है उसके लिए फंडिंग करना जो है वो भी अगर अब फैसल चौधरी साहब, ये जरूर आवाम भी जानना चाहेगी कि जितने गवाहान पेश हुए और उन पर जिरा भी हुई, तो क्या क्या गवाहियां दी गई हैं, आप वहाँ मौजूद थे, जिनको जज साहब कंसिडर कर सकते हैं आपके ख्याल में? इसमें मैं अलीना बाजार लंबी चौड़ी तो बात है, इसमें एक भी गवाही ऐसी नहीं है, एक भी सबूत ऐसा नहीं है जिसमें जो है वो नेशनल एक्सचेकर को लॉस हुआ हो या कोई जो पैसा धेला है वो इमरान खान या बुशरा बीबी ने इस्तेमाल किया हो अपने जाती फायदे के लिए। और गवाहान में साबिक वुज़रा भी पेश हुए? हाँ, उसमें तो पेश हुए थे परवेज खटक साहब और जुबैदा जलाल, लेकिन उन्होंने उनकी जो गवाही है
या वो जो सेक्रेटरी प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो तो सैफुल में थे, तो ये इनकी गवाही भी जी उल्टा इमरान खान साहब की फेवर में जाती है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने खुद एडमिट किया है कि कोई क्राइम प्रोसीड्स नहीं है, कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, जाती फायदा नहीं है, कोई जुर्म किसी का ये पैसा नहीं है। तो और पाकिस्तान में पहली दफा इतनी बड़ी अमाउंट जो है 190 मिलियन पाउंड की वापस आई, बजाय कि यहाँ से तो पैसे जो है लूट के लोग बाहर ले जाते हैं, तो वो यहाँ पे आए। और फिर अलकादिर का जो प्रोजेक्ट है वो एक ट्रस्ट है, यानी उसमें से कोई भी फायदा ना इमरान खान साहब ले सकते हैं, ना उनकी फैमिली की कोई ले सकते हैं, ना ही अपना वो ले सकते हैं। राइट, बट फैसल साहब, इसमें तो इस मामले में फिर को एक्यूज भी थे ना, जो प्रॉपर्टी टाइकून थे, और जिनके हवाले से बड़े बीच में अभी तासुर दिया जा रहा था कि उनकी भी गवाही शायद शामिल की जाएगी और वो कोई बड़ा बयान जो है वो देने जा रहे हैं बानी पीटीआई के खिलाफ। लेकिन सिर्फ दो लोगों को सिंगल आउट कैसे किया जा सकता है? देखिए, वो जो प्रॉपर्टी टाइकून है, उन्होंने हसन नवाज शरीफ साहब से 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए की ली, और नेशनल जो एनसीए है, जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उन्होंने ये कहा कि ये जो एस्टैब्लिश नहीं हो सकी कि आपने 9 अरब की प्रॉपर्टी जो है वली रियाज साहब ने उनसे हसन नवाज से 18 अरब रुपए की ली, उन्होंने कहा ये कैसे लिए। तो ये पैसे जो है वो पाकिस्तान के हुकूमत ने वापस मंगवाए उस वक्त। इतने जो डॉलर स्टाफ कंट्री है हमारा, आपको पता है यहाँ पे डॉलर की कमी होती है या फॉरेन करेंसी की कमी है, तो इतनी दफा जो बड़ी अमाउंट है वो पहली दफा आई। राइट, बट फैसल साहब, आपने जिस तरह से अपनी प्रेस टॉक में भी और अभी भी आपने जिक्र किया कि जिस तेज़ी से इसको चलाया गया और आप लोग की जानिब से इस्तदा भी की जाती थी कि इसको 2-3 रोज़ तक, ऑल्दो कि आपके ओपोनेंट्स तो इस बात को एक जवाज़ बनाते हैं कि शायद हीले बहाने आप लोग की तरफ से अडॉप्ट किए जा रहे हैं कि इस मामले को एक तवालत का ये शिकार हो। लेकिन आपको याद होगा कि अगर रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में भी अगर ये ट्रायल जिस तरह से चलता हुआ दिखाई दिया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसी को बुनियाद बना के भी हमने केसेस उड़ाते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट को देखा है। सो इसकी आपको क्या नजर आ रहा है अब आगे होता हुआ? और आपने जिस तरह से आज मेंशन किया कि जो सिविल नाफरमानी की मूवमेंट है, अगरचे एक तासुर ये था कि इमरान खान साहब ने इसको मौखिर कर दिया है, अभी नजर आ रहा है आपको कोई स्कोप उसका, या आपको लग रहा है कि बिल्कुल एक इम्पेयर्ड एक पोजीशन में नजर आएंगे अब ये मुज़ाकरात की जो बात है? देखिए, अब इमरान खान साहब ने तो 2 निकाती एजेंडा दिया और मुज़ाकरात की टीम भी बना दी, और फिर ये भी उन्होंने आज भी कहा कि उनकी मुज़ाकरात के ऑफर को जो है वो कमजोरी तो ना समझा जाए। उन्होंने मुल्क के वसी तर मफाद में मुज़ाकरात की ऑफर दी। लेकिन वैसे साहब, हुकूमत तो कह रही है कि आपके सियासी जो कारकुन है उनकी रिहाई को कंसिडर किया जा सकता है, उस पर बात हो सकती है, लेकिन ये केसेस का जो मामला है ये तो हुकूमत नहीं खत्म कर सकती, ये तो अब किनारे पे लगे हैं, इनमें जो भी होगा वो जेलों से तो बाहर नहीं निकाल सकते, इन केसेस पे तो अदालतों ने फैसला करना है। नहीं, ये तो मजाक की बात है। जब आपने प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन आपने की है, सारे सरकार के मुद्दत में केस है, सारे झूठे केस है, आपको पता है 1.5 साल आपने सब बंदों को अंदर भी रख लिए, तो ये बात कहना तो ये मजाक लोगों से तो कर लें जिनको पता नहीं है, लेकिन संजीदगी से तो इस पे यकीन नहीं किया जा सकता। प्रोसिक्यूशन जो है ये सारी पुलिस की मुद्दत में ये केस है, कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट्स है, ये प्राइवेट लोग तो है नहीं। अदालतें जो है एडजुडिकेशन करती हैं, उससे पहले इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन होती है, और फर्ज है प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज का, जो कि गवर्नमेंट के अंदर काम करती हैं, कि वो जो लोग इस मुकदमात में। राइट, फैसल साहब, इतवार के रोज से सिविल नाफरमानी की मूवमेंट का आगाज हो रहा है। देखिए, अगर हुकूमत ने इन 2 निकाती मुज़ाकरात के ऊपर जो एजेंडा है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि या तो वो जो निकाती जो मुज़ाकराती एजेंडा है उसके ऊपर वो बात करें, या फिर वो ये कन्विंस करें या ये एक्सप्लेन करें कि इनके ऊपर क्या आईनी और कानूनी कदगन है कि इनके ऊपर बात नहीं की जा सकती। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब हमसे बात करने के लिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए। वकील बानी पीटीआई फैसल फरीद चौधरी साहब इस वक्त हमसे बात करें। और नाज़रीन, आज के रोज़ की डेवलपमेंट ये थी कि कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक साहब ने एक मीडिएशन की ऑफ़र की है, पेशकश की है कि वो एक सालसी का किरदार अदा करेंगे। उनके दरवाजे घर के दफ्तर के 24 घंटे खुले हैं और वो कह रहे हैं जब तक वो स्पीकर है वो एटलीस्ट एक इस मुल्क में जो इस वक्त एक तनाव की कैफियत है, उस तलखी है, उसको कम करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए उन्होंने कहा है कि वो एक रोल प्ले करने को तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये किस हद तक काबिल कबूल प्रोपोजिशन होगी, और जो मुज़ाकरात की बात है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एक ठोस अपना जो एक मुकदमा है वो लेकर चल रही है, जो 2-2.5 साल के अरसे में इमरान खान साहब ने वो जो 7 वजूहात भी सामने रखी हैं कौम की, क्या उन मुतालबात से
पीछे हटने को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत तैयार होगी। शेख वगास अकरम साहब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। शेख साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से करते हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, परहैप्स हुकूमत को ये लग रहा है कि ऑपोजिशन और आपकी जमात एक वीक फुटिंग पे आ गई है। आज अयाज सादिक साहब ये ऑफर कर रहे हैं आपकी जमात को, हुकूमत को भी, कि वो आप दोनों के दरमियान एक सालसी का किरदार अदा करेंगे। आपको क्या ये पेशकश काबिल कबूल है? देखें, ये अच्छी बात है, ही इज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस, कि अगर वो उनको ये याद आ ही गया है कि इस मुल्क में जो है वो कत्ताल हुआ है और उनकी जो हुकूमत है उसके आर्टिकल 245 इन्वोक करने के बाद जो है वो ये करवाया गया है, उनके वजीर आजम के हुक्म पे करवाया गया है, उनके इंटीरियर मिनिस्टर के, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हुक्म पे करवाया गया है। मगर बात यह है कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस सालसी की बजाय हमें इंसाफ दिलाने पे अगर तवज्जो दे तो वो बेहतर है। ये अच्छी बात है, मैं इससे बुरा नहीं समझता कि जो खुद आए उनका वो एक वीडियो पैगाम आया वो मैंने नहीं सुना है। वो हमेशा वो ऐसे एलिमेंट गिने जाते हैं, अयाज सादिक साहब जो चीज़ों को पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो हॉकिश एलिमेंट्स में से नहीं है, शायद वो उन लोगों में से नहीं है जो चीज़ों को खराब करना चाहते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अहम है, आपने देखा कि आज हमारा वॉकआउट हुआ है और जो एलामिया हमारा आया है पार्लिमानी पार्टी का, दोबारा पंजाब में MNAs और MPs के घरों पे रेड शुरू हो गए हैं, उनकी तोड़-फोड़ घरों की शुरू हो गई है। गाड़ियां तो क्या, पालतू कुत्ते भी साथ लेके जा रहे हैं, चीजों को ब्रेक रैंसैक कर रहे हैं, उनके कारोबार, उनके रिश्तेदारों को तंग कर रहे हैं। प्रिविलेजेस कमेटीज होती हैं, एक वॉच डॉग्स होते हैं वो पार्लिमानी निजाम के अंदर, जिसको बेसिकली उनके चेयरमैन के अलावा स्पीकर हेड करते हैं। इनको चाहिए कि ये सालसियां तो होती रहेंगी, मुज़ाकरात भी होते रहेंगे, पहले अपने हाउस जिसके वो कस्टोडियन है उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये इंश्योर करें कि उनके प्रिविलेज जो ब्रेक किए गए हैं उसकी सजा मुतलका महकमों को, अफसरान को और पुलिस को दी जाए। ये इंश्योर करें कि जो लोग वहां से अगवा हो गए थे, जिसके लिए उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बनवाई थी, उसके हवाले से आज तक कोई दूसरी पेशरफ्त नहीं हुई। सो ये गुफ्तगू उनकी बड़ी अच्छी है, मगर यहाँ हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए उस कत्ताल के हवाले से जो इनकी हुकूमत के हुक्म पे इस्लामाबाद में 26 तारीख को किया गया था। बट शेख साहब, ये बात समझ से बालातर है कि साइमल्टेनियसली जहाँ पर हम देख रहे हैं मुज़ाकरात की अब एक बाज़गश्त हो रही है और अब बाकायदा तौर पे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अब ये इसका एक अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन आप जो अब गिनवा रहे हैं जिस किस्म की बातें कि पंजाब में अगर अब दोबारा से इस किस्म का क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका है तो फिर तो ये एक मज़ाक़ खेज़ बात है। फिर किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? इस कौम का वक्त फिर क्यों ज़ाया किया जा रहा है? भाई ये लोग हैं जी, ये कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक कमेटी फॉर्म की थी, इन लोगों ने ना उसका मतलब गलत ले लिया है। इमरान खान साहब ने कमेटी फॉर्मेट जिस दिन फॉर्मेशन की उसी दिन जब उसका ऐलान किया डयाला में और उमर अयूब साहब बाहर आए जो कमेटी के चेयरमैन थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि उनकी जमानतें मौजूद थी। उसके बाद शायद हमारे 1-2 MNAs की कोई ऐसी तकरीरें थी जिनसे ये थ्रू देयर ओन सिलेक्टिव मीडिया ये तासुब देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे PTI लेट गई है। भाई अल्लाह के बंदे भी हमारे शहीद हुए, बंदे सैकड़ों हमारे मिसिंग हैं, हजारों बंदे बेगुनाह हमारे जेलों के अंदर हैं, सैकड़ों बंदे हमारे शदीद जख्मी हो गए, बुलेट वुंड्स हैं। तो फिर मुज़ाकरात पहल भी ऐसी करनी है? कोई शर्म को हया है इन लोगों को? यानी कि जो मजलूम है, जो मखतूल है, वो इनके दरवाजे पे जाके इनको कहेंगे कि आएंगी आप हमारे से वो कर लें? इनको कोई अकल ठिकाना है इनकी? इनको देखें, जो खान साहब ने एक विंडो क्रिएट की कि जो कत्ताल इन्होंने किया है इस हुकूमत ने, इनके वज़ीर आज़म ने, उस कत्ताल की वजह से कल इदारों और अवाम में जो खलिश बैठ रही है उससे पाकिस्तान का नुकसान होगा मुस्तकबिल में। तो उसको खत्म करने के लिए, उस बेयकीनी को, इस चीजों को इस्तेहकाम लाने के लिए उन्होंने एक विंडो खोल दी कि जो भी कंसर्न क्वार्टर में से बात करना चाहता है कर ले। अब आप देखें कि उसके जवाब में इनके वज़रा का लहजा, इन्होंने हमारे शहीदों का तमस्खुर लाया। ये वही लोग हैं जो कहते थे एक गोली नहीं चली और फिर इनका डिप्टी वजीर आजम जो है वो मान गया कि हवाई फायरिंग हुई। फिर इनका एक सेनेटर अफनानुल्लाह है, वो मान गया कि बहुत ही सैड बिकॉज जिस तरीके से गोलियां बरसाई गई। तो ये जो शुहदा का वजन है लाशों का, ये नून लीग से नहीं उठाया जाएगा,
یہ ان کے وزیر اعظم سے نہیں اٹھایا جائے گا. شیخ صاحب آپ پھر جو مذاکرات کی اب اگر آغاز ہوتا ہے تو پھر آپ اپنی یہ پری کنڈیشنز رکھیں گے, آپ کے جو مطالبات ہیں اور جو 2 بنیادی مطالبے رکھے ہیں عمران خان صاحب نے جو 9 مئی. دیکھیں ان 2 مطالبات کے حوالے سے وہ 2 مطالبات کے حوالے سے اگر یہ بات نہیں کریں گے تو پھر تو کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے نا جی. آج عرفان صدیقی صاحب نے کہہ دیا ہے ویسے شیخ صاحب کہ یہ جو آپ کے کیسز جو ہیں وہ کنارے پہ اب لگنے آ چکے ہیں, تو کیسے جیلوں کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں, اور انتخابات میں دھاندلی اور مقدمات پر بات کا امکان انہوں نے مسترد کر دیا ہے. وہ جو عرفان صدیقی ہے بیچارہ تو ریلیونٹ آدمی کوئی نہیں ہے, یہ اس کے پے چیک سے اوپر کی بات ہے. اس کو بتائیں کہ 24 کو بھی جیل کھل گئی تھی. انہوں نے کہا تمہاری حکومت ہے پنجاب میں, بہت بڑے لیڈر بنتے ہو, بڑے بڑے بیان دے رہے ہو, اپنی پہلے حیثیت دیکھا کرو. تمہاری حکومت ہے پنجاب میں, تمہاری حکومت ہے مرکز ہے. جب انہوں نہیں سی بیرسٹر صاحب اور بیرسٹر کو انہوں ملوا دیتا گیا سی. انہوں نے کہا تیرے متعلقہ گل نہیں جے, یہ جو گل مکڑی ہے وہ تے مکڑی ہے, تیرے کو نہیں جے مکڑی. لیکن شیخ صاحب مور اور لیس تو حکومت کے اور بھی لوگ ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیدیوں کی جو رہائی ہے اس تک تو بات ہو سکتی ہے, لیکن جہاں پر 190 ملین پاؤنڈ کیس ہو, توشہ خانہ 1 ہو, توشہ خانہ 2 ہو, 9 مئی کے کیسز ہو, وہ ختم نہیں ہو سکتے. وہ عدالتوں کا کام ہے ان کو ختم کرنا. عدالتوں کو تنگ نہ کریں, عدالتوں کو خراب نہ کریں, ججوں کو تنگ نہ کریں, ان کو پریشرائز نہ کریں. میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو تو 1 دن میں عمران خان باہر ہے. سو بنیادی جو آپ کا مطالبہ جو رہے گا وہ جی شیخ صاحب, میں نے پوچھا کہ جو آپ کے یہ مطالبات ہیں یعنی کہ بانی کی رہائی تو ایک سب سے مین ایک آبجیکٹو ہے, یہ کسی بھی صورت آپ کے اس ایجنڈا سے, اس مذاکرات کے لیے جو آپ لوگ کا ایک ایجنڈا ہے اس پر سے ہٹ نہیں سکتا. دیکھیں عمران خان صاحب نے جو 2 نکات دیے اس میں انہوں نے 9 مئی اور 26 کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن اور جو ان کیسز کے اندر وزیران ہیں ان کے حوالے سے بات کی ہے. جب جوڈیشل کمیشن بن جائے اور اس کا میرٹ پہ بات ہو جائے اور وہ جعلی کیسز ختم ہو جائیں تو سارے اسیران باہر آ جائیں گے. عمران خان صاحب دی بگیسٹ اسیر آف دس ہول, اس جمہوریت کے اسیر ہیں جی. بٹ آپ کو لگتا ہے شیخ صاحب کہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی امیدیں ہیں کہ جوڈیشل کمیشن اگر بنایا جاتا ہے تو اس سے بھی کوئی معاملات جو ہے وہ حل کی طرف جا سکیں گے یا اس سے بھی کچھ نکل آ سکے گا؟ کیونکہ آج کی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ خدیجہ شاہ صاحبہ جو کہ وہ سب کمیٹی کا حصہ ہیں, انہوں نے دورہ کیا اڈیالہ جیل کا اور پھر انہوں نے بتایا کس طرح سے ایک خط ان کو لکھنا پڑا چیف جسٹس آف پاکستان کو, جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جب انہوں نے باقاعدہ طور پہ اڈیالہ جیل کا تمام وفد نے ایک معائنہ کرنے کے بعد ان کو ٹور دیا گیا, اس کے بعد جب انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ سابق وزیر اعظم کے جیل سیل کا جو ہے وہ حال دیکھنا چاہتے ہیں وہ یا ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اجازت نہیں دی گئی. سو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ان کو خط لکھ کر بتانا پڑ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن سے کچھ نکل سکے گا؟ دیکھیں نئے چیف جسٹس ہیں, کلیئر ہیڈڈ آدمی ہے. دیکھیں کہ یہ خط لکھنے کے بعد ناؤ وی ہیو ٹو لک اپ ٹو دی چیف جسٹس کہ وہ اس خط کمیٹیاں بھی ان کی بنائی گئی ہیں نا, تو اب تو یہ انہوں نے اپنی طاقت دکھانی ہے, یہ انہوں نے دکھانا ہے کہ وہ کتنے طاقتور چیف جسٹس ہیں. خدیجہ شاہ نے تو جو دیکھا وہ لکھ دیا. لیٹس سی واٹ ہی ڈز ناؤ. میں ان کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلیئر ہیڈڈ آدمی ہے. لیٹس سی ہاؤ ہی ریئیکٹس آن دیٹ. بٹ دیکھیں میری بات سنیں, اکیلے میں جب کنسرن کوارٹرز کہتا ہوں تو, اور اس پہ رانا ثناء اللہ نے بھی کل کہا کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی, میں یہ سمجھتا ہوں جو حکومت ہے ہی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے کہ 2 گھنٹے لگتے ہیں ان کو فارغ ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اٹھ جائے. تو یہ ایک ہائبرڈ قسم کی ایک فارمیشن آف دا کمیٹی ہوگی جس میں سارے موجود ہوں گے اور تبھی اس مسئلے کا حل نکل سکے گا. اکیلی گورنمنٹ کے ساتھ میننگ فل ڈائلاگ ہو ہی نہیں سکتے, اور ہم ہمیشہ سے آپ کے پروگرام میں کہتے رہے کہ یہ کہاں ڈیلیور کر سکتے ہیں, ان کے پاس کیا وہ ہے. They can be the face of the dialogue, they can be part of the dialogue, but they can't deliver on their own. You know and I know that why if you also know Sheikh Saab they can't deliver on their own. آپ کو پتہ ہے کہ جن کے دروازے آپ لوگ کھٹکھٹا رہے تھے وہاں سے بھی کوئی رسپانس نہیں آ رہا. دیکھیں ہم کسی کے بھی دروازے کھٹکھٹا نہیں رہتے. یہ جو حالات جا رہے ہیں وہ صرف عمران خان صاحب کے لیے نہیں. عمران خان صاحب تو عطاب کا شکار ہیں, ان کی پارٹی عطاب کا شکار ہے نا. یہ سب پاکستانیوں کے لیے ہے. تو جب وہ یہ اس قسم کی آواز دیتے ہیں, وہ دروازے کھول رہے ہیں, بار بار ایکسپوز کر رہے ہیں لوگوں کو. یہ جو کہتے تھے کہ ہم مذاکرات کی طرف نہیں آتے, وہ کی سو بھی ہے, آپ نے نہیں کرنا ہے آپ نہ کریں. آگے پچھلے اتنے عرصہ گزر گیا ہے مذاکرات کے بغیر, چل رہے ہیں, آگے بھی چلتے رہیں. وہ کہتے ہیں ڈیل بھی نہیں ہوگی اور کوئی مڈ نائٹ ڈیل بھی نہیں ملے گی پاکستان تحریک انصاف کو.
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡੀਲਾਂ ਸ਼ੀਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ लिया। ਡੀਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ सन नहीं सी लिया। ये समझते हैं कि अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे तो हम वो कर देंगे, क्या उसे कहते हैं, शायद हम अपने शोधा को भूल जाएंगे। शोधा का तो जो इंसाफ है वो तो चाहिए ना, वो तो मिलेगा। जिनको आपने गोलियां मारी हैं वो सिर्फ इमरान खान साहब की पार्टी अगर आपके साथ मुज़ाकरात पे बैठ जाए कहीं तो उसका ये मतलब है कि गोलियां वलियां ऐसे उन्होंने छट देंगे। इस तरह तो नहीं होता ना, कोई ले दे। हाँ, ये अगर होता तो फिर हम कहते कि शायद कोई डील शील है। राइट, बट शेख साहब, जिस तरह मैंने जिक्र भी किया था आगाज़ में कि इमरान खान साहब ने वो जो 7 वजूहात सामने रखी हैं कि जिनकी वजह से वो समझते हैं कि आपकी जमात के लिए एक सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना अब एक ज़रूरी हो चुका है और ये कौम की अब मजबूरी के तौर पर उन्होंने लिखा है कि ये तहरीक शुरू करना ही पड़ेगी, जो कि अगरचे अभी तक उन्होंने मौखिर की है। क्या ये अभी भी इसको क्या समझा जाए कि इंडेफिनेटली ये मौखिर हो गई है, या फिर आपको लगता है कि कोई एक दोबारा ये इसको रिवाइव करने की तरफ आया जाएगा अगर तो मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं है? ये खत्म नहीं हुई है अलीना, ये खत्म नहीं हुई है, ये डिले हुई है। और अगर जैसे ही उनकी बहन ने, क्योंकि हमें तो मिलने नहीं दे रहे किसी भी सियासी को, 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं, तो जैसे ही ये उन नुकात पे अगर बात नहीं करेंगे, उन हवाले से उन चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, कमीशन नहीं बनाएंगे, तो ये रिस्टोर हो जाएगी। ये तो सिर्फ डिले की गई है। लेकिन शेख साहब, साथ साथ हुकूमत ये भी कहती है कि एक तरफ आप मुज़ाकरात के भी ख्वाह हैं, आप मुज़ाकरात भी चाहते हैं, अपने मुतालबात भी जो कि आप सामने रख रहे हैं बहरहाल, लेकिन दूसरी तरफ ये सिविल नाफरमानी की जो एक थ्रेट है, हुकूमत कहती है कि वो आपने लिटरली एक कनपट्टी पे बंदूक रखी हुई है। क्या ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं? कहा ना कि हम दोबारा निकल रहे हैं, क्योंकि खान ये कौन भी दे सकता है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक सियासी बेजारी का इजहार है मौजूदा गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत से। तो इट इज द राइट। तो इस पे ये कोई ये कह रहा है वजीर कि हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के करवा लें, बंदूक संदूक नहीं है। सियासी तरीकों से जब हम मूव करने की कोशिश करते हैं फिर तो हम बंदूका लगन लग जानियां ने। जब वो स्ट्रीट पे आ जाते हैं, आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करते हैं, उधर तुसी कहते हो इंतशारी ने किसी एक जगह पे खड़े हो जाओ ना। बट शेख साहब, आपको लगता है कि जो आपका सपोर्टर है, जो इमरान खान साहब की उस कॉल पे 24 नवंबर की फाइनल कॉल पर बाहर निकला और डी चौक तक पहुंचा, उसके लिए ये पूरी जो एक सिनारियो जहां पर आप हुकूमत के साथ अब मुज़ाकरात के लिए रजामंद हैं, ये उसके लिए काबिल कबूल होगा? नहीं, आपको नहीं समझ आ रही। मैं ये समझ रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। हम कंसर्न क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं। अगर कंसर्न क्वार्टर जो है इनको बीच में बिठाना चाहते हैं तो इट्स ऑल राइट। सो कंसर्न क्वार्टर्स इनको चाहते हैं कि ये बीच में बैठे और फिर एक ये क्या इसको एक फेस सेविंग समझी जाए फिर? अब आई डोंट नो, ये हुकूमत अब ये जो इंस्टॉल्ड हुई है, फिर ये कोई तो रोते धोते होंगे ना भी सारी गंद भी साढ़े गल पै गया, सारे मुकदमे भी साढ़े गल पै गए और साढ़े गल कुछ तो करो ही सही ना। रोते धोते होंगे ना। और जिस तरह से बात हो रही थी, वो इरफान सिद्दीकी साहब का जिक्र हुआ था, तो उन्होंने बहरहाल आज जब इंतखाबात में जब धांधली की बात की कि ये भी डिस्कस नहीं हो सकता मुज़ाकरात में, इसका भी कोई इस पर बात होने का इम्कान जो है वो मुस्तरद किया, तो दैट मीन्स ये कि एडमिशन के तौर पर भी बहरहाल देखा जाएगा कि इंतखाबात में धांधली एटलीस्ट कंसिडर तो किया जा रहा है। बट शेख साहब, आखिर में आपकी जमात के अंदर से ही अब ये आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं कि जो लहजा है, जो अंदाज़ है, वो धीमा करने की आप लोग को ज़रूरत है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखें, जब आप एमएनएस के घरों पे छापे मारेंगे, घर तबाह करेंगे और आप फिर उससे एक्सपेक्ट करते हैं, आप उसके लीडर को अंदर रख के बैठे हैं, आपने उनके बंदे शहीद कर दिए हैं, आप अगर कहते हैं कि अभी इसको धीमा करें, तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट ह्यूमन। इट्स ऑलवेज ह्यूमन टू रिएक्ट। पीपल डू रिएक्ट। तो जिस किस्म की सिचुएशन होती है लोग उस पर बात करते हैं, मगर ऑब्वियसली पार्लियामेंट के फ्लोर के लहजों में और उसमें फर्क होता है जो हम देख भी रहे हैं, मगर उससे कई दफा मिक्स्ड सिग्नल्स जाने शुरू हो जाते हैं जो हमारे वर्कर्स के और पाकिस्तानी अवाम के लिए ठीक नहीं है। एटलीस्ट जो आपके जज्बात हैं वो जज्बात आपकी अवाम को नजर आने चाहिए कि दिस इज हाउ यू फील, दिस इज हाउ यू थिंक। कि लेकिन क्या शेख साहब, ये जो धीमा करने की जो मशवरे हैं, क्या ये इस बात की अकास नहीं है कि आपकी पार्टी के अंदर शदीद डिवीजन पाई जाती है मामलात को लेकर? कोई डिवीजन नहीं है जी, कोई डिवीजन। आप ना ऐसे मेहरबानी करें, कोई डिवीजन नहीं है। लोग अपनी तबीयत के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं।
اب آپ نے پارلیمنٹ کے فلور پہ تقریریں سنی ہے، عمر ایوب صاحب کی تقریر سنی ہوگی، گوہر کی سنی ہوگی، کسی تیسرے کے، ہر آدمی سیم چیز کا اظہار اپنی طبیعت کے مطابق کرتا ہے. That does not mean division. We have people from different backgrounds, we have different برادریز، different areas, different mindsets. وہ ایک رشتہ ہے عمران خان کی فلسفی اور پاکستان کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے، وہ اس کے اوپر سب ایک ہے. That means there is no division. جی ایک تو یہ بھی ضرور آپ بتائیے گا کہ دیرپا فارمولا پاکستان تحریک انصاف کیا ڈیوائز کرے گی اس پوری صورتحال سے باہر نکلنے کا، جو کہ سب کے لیے پھر اگین قابل قبول ہو؟ سب سے مراد حکومت کے لیے بھی آپ ایسی کوئی ایکسیپٹیبل ایک فارمولا تو بنائیں گے جہاں پر آپ کو بھی، یہ تو ہمیشہ مذاکرات جو ہے کچھ لو کچھ دو کی پالیسی پہ ہوتا ہے، تو کچھ تو آپ کو بھی ایشورنسز ان کو دینی ہوگی. دیکھیں جی، اب اس پہ تو ابھی ڈیلیبریشن چل رہی ہے. ہم تو ابھی اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، عوام کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں. ہمارے پاس تو دینے کے لیے صرف دعا ہی ہے، پتہ نہیں ہم نے کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، وہ جب ٹائم آئے گا اس کا فیصلہ ہوگا. ابھی تک تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ رانگ جو ہے وہ کمٹ کیا گیا ہے اس کو یہ سیدھا کریں. ہم ان کو یہ موقع دے رہے ہیں اور that's about it. اور موقف سے اور کسی بھی وقت موقف سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، کیونکہ حکومت کو یہ بھی خدشات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یو ٹرن بھی لے سکتی ہے. نہیں دیکھیں، وہ بار بار میں نے سنا ہے ان کے لوگوں کا، جی عمران خان صاحب نے یہ کمیٹی بنائی ہے نا، عمران خان صاحب نے یہ کمیٹی بنائی، وہ کیوں ہٹیں گے؟ اب آپ عمران خان صاحب تک ایکسیس ہی روک کے بیٹھ گئے ہیں اس کمیٹی کی، پھر آپ یہ کہیں کہ وہ ایسے، تو آپ وہ بھی ذرا کھولو نا تاکہ کمیٹی عمران خان صاحب کو ملے بھی صحیح نا. ویسے شیخ صاحب آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ 24 نومبر ہو، بیرسٹر گوہر صاحب، بیرسٹر سیف صاحب ایسے ہنگامی بنیادوں پر عمران خان صاحب سے ان کو ملنے کی اجازت ہو جاتی ہے، اور کہاں تو آپ لوگ کو ایکسیس ہی بالکل چوک کر دیا جاتا ہے؟ بس یہ پچھلا ایک سال کئی حیرتناک عجوبوں کا مجموعہ رہا ہے. No shock is shock anymore. رائٹ. شیخ صاحب لاسٹ میں فواد چودھری صاحب کی سجیشن ہے کہ آپ لوگ کا جو آفیشیل پارٹی اینڈ عمران خان صاحب کے جو ایکس پہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے ہینڈلز جو ہیں وہ پاکستان سے ہی آپریٹ ہو، وہ کہتے ہیں باہر ممالک سے نہیں ہو. کیا یہ ممکن ہے؟ I don't know. فواد چودھری صاحب خود بھی اس پارٹی کے انفارمیشن منسٹر رہے ہیں، پھر اس کے بعد شاید انفارمیشن میں بھی کام کرتے رہے ہیں. اس وقت کیا تھا اور کیا نہیں تھا، میرے خیال میں جو لوگ ابھی وہاں پہ باہر ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے بیٹھے ہیں نا. کسی کا دل نہیں کرتا اپنا ملک، اپنے بیوی بچے بال بچے چھوڑ کے باہر بیٹھے. جتنے بھی لوگ باہر بیٹھے اس کو چلا رہے ہیں سب پہ کیس ہوئے ہیں، FIA کے اندر ادھر ادھر. تو I don't know فواد چودھری صاحب یہ مشورہ کس کو دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں. رائٹ. تھینک یو شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو فار جوائننگ اس. دی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے، جنہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم بہرحال انصاف مانگ رہے ہیں اور مطالبات میں پاکستان تحریک انصاف اپنے ایک موقف پہ کھڑی ہے کہ ان کو جو ان کے سیاسی قیدی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، جو انڈر ٹرائل ورکرز قید ہیں، ان کی رہائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی 26 نومبر کے واقعات اور 9 مئی کے واقعات کی وہ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں کہ ایک بنایا جائے جو کہ اس کو پروب کرے. پروگرام میں وقت ہوا ہے ناظرین ایک بریک کا. ویلکم بیک. وزیر مملکت برائے IT شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ نے سوشل میڈیا بندش کی وجہ قومی سلامتی کو لاحق خطرات بتائے ہیں، اور وزیر مملکت کے مطابق ایکس کے ذریعے ایسے سائبر حملوں کا خطرہ ہے جن میں دشمن ہمارے مذہبی اور سماجی مواد کو استعمال کر سکتا ہے. اگر وزیر صاحبہ کا یہ دعویٰ درست ہے تو یہ نہایت سنجیدہ معاملہ ہے. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہر ایشو کو ایک تو قومی سلامتی کے ساتھ ایسے جوڑ دیا جاتا ہے کہ قومی سلامتی جیسی اصطلاح کا اثر بھی بتدریج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک طرف حکومت خود مانتی ہے کہ ملک میں ایکس بندش ہے، VPNs کے ذریعے بمشکل ایپس تک حاصل کی جا رہی ہے، اور IT منسٹر کہتی ہیں کہ جتنی آزادی اظہار رائے ہمیں اس وقت پاکستان میں نظر آ رہا ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں. اگر تو اس کو بند کرنے کا مقصد آزادی رائے کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا تو آج ایکس نہ بند ہوتا، شاید ٹک ٹاک اور فیس بک بند ہوتے. اس ملک میں جتنی آزادی رائے ہے میرا نہیں خیال کسی ملک میں ہے. جی مختلف اوقات میں وزراء کیا کیا بیانات دیتے رہے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پہ سلو ڈاؤن کرایا. آبادی جو ہے پاکستان کی اس نے VPNs پہ آپریٹ کرنا شروع کیا. لائیو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ
आप स्लो डाउन देखते हैं। इंटरनेट का बिल्कुल इशू हुआ है और वो टेक्निकल रीजंस हैं उसके, और फायरवॉल के हवाले से अभी कोई खबर ऐसी नहीं है। वो होगी तो आईटी मिनिस्ट्री से पूछ के हम आपको कंफर्म कर देंगे कि जी है नहीं है, और डेटा सिक्योरिटी या डेटा सर्विसेज के हवाले से जो मामलात हैं, तो जब कोई ऐसी बात होगी तो वो आईटी मिनिस्ट्री इस पे बाकायदा प्रेस रिलीज जारी। और नाज़रीन, आज पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल साहब तक फट पड़े असेंबली में और उन्होंने कहा कि इंटरनेट का इतना सत्यानाश कभी नहीं हुआ। आया इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया इस मुल्क? यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? शाजिया मरी साहिबा ने भी कहा कि आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं, मुझे तो बिल देखकर हंसी आ रही थी। हम कौन से इंटरनेट पर बात कर रहे हैं जिसकी सहूलत है ही नहीं? आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं, मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन उस बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्लिमानी सेक्रेटरी साजिद मेहदी साहब ने अपनी वजीर साहिबा की गर्दान दोहराते हुए मुल्क में इंटरनेट बंदिश की वजह सिक्योरिटी मसाइल बताए, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए सेक्रेटरी साहब का कहना था कि इंटरनेट मसाइल पर कोई टाइम पीरियड नहीं है और ये वजारत दाखिला की जानिब से ही बताया जाएगा। सिक्योरिटी के काफी मसाइल चल रहे हैं लगाते हैं, और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की एडवाइस पे लगाते हैं। इसका टाइम पीरियड भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बता सकती है, हम कुछ नहीं बता सकते, पीटीए वाले कुछ नहीं बता सकते। अब ये वो बेहतर जानते हैं हालात कब ठीक होंगे या ठीक है या नहीं है। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त इंटरनेट की स्लो डाउन और काफ़ी हद तक तो बंदिश का सिलसिला बतदरीज जारी है। इतने माह गुजर चुके हैं और हुकूमत की जानिब से कोई बहरहाल इसका एक ना देर पा सोल्यूशन कोई बताया जा रहा है, ना और जो जवाब जिस किस्म के पेश किए जा रहे हैं। कुछ महीनों कबल तक हम ये सुनते थे कि सब कुछ VPNs की वजह से हो रहा है, क्योंकि VPNs के ज़रिए ऐप्स की रसाई जब आप एक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो उसकी वजह से इंटरनेट पर शदीद दबाव पड़ता है। आज हमें बताया जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए डिजिटल हमलों से बचना होगा। और अगेन मिनिस्टर साहिबा शहज़ाद फातिमा साहिबा कहती हैं कि नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है। इस पर गुफ्तगू होगी कि सॉल्यूशंस क्या हैं और अल्टरनेट हुकूमत जो है वो किस मतलब उनके लिए क्या ऑप्शंस इस वक्त हैं जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी जिसमें हमें इजाफा नज़र आ रहा है उससे एटलीस्ट बचा जा सके, या आवाम को जो है वो बताया जाए। और जो बिजनेसेस जिस हद तक इम्पैक्ट कर रहे हैं इसकी कॉन्सिक्वेंसेस कितने संगीन है, जो हुकूमत बहरहाल या उनको वो अखज़ नहीं कर पा रहे या इसका हल नहीं निकाल सक रहे हैं। तो इस पर गुफ्तगू होगी। सजाद मुस्तफ़ा सैयद साहब, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के, हमें ज्वाइन करें इस वक्त प्रोग्राम में। सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खिलजी साहब, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, डायरेक्टर है बोलो भी में। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे सजाद साहब। आज मिनिस्टर साहिबा ने फ्लोर ऑफ द हाउस आपका भी हवाला दिया और उन्होंने जिक्र किया ये कह के कि आपकी जानिब से एक कॉल उनको रिसीव हुई थी जब SCO समिट हो रही थी, पाकिस्तान में मुनक्किद की गई थी, और उन्होंने कहा कि IG साहब को एक कॉल की गई और उसके बाद बिल्डिंग्स खुलवाई गई, एम्प्लॉइज़ को जो है वो दाखिल होने की इजाज़त दी गई, और क्योंकि आपने मेंशन किया कि बिजनेसेस शदीद इम्पैक्ट कर गए थे। क्या ऐसा काम हो रहा है सजाद साहब इस मुल्क में जिसकी वजह से इंटरनेट पे इतना शदीद दबाव देखा जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल जी लेट मी फर्स्ट से कि जो पहले मिनिस्टर साहबा ने कहा वो सच है। ये बिल्कुल मैं इसकी बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। मैंने बिल्कुल उन्हें कॉल किया था, हमारा एक कॉल सेंटर इस्लामाबाद में था और 2 सॉफ्टवेयर हाउसेस थे जो बंद कर दिए गए थे। आई रिक्वेस्टेड द मिनिस्टर वेरी लेट एट नाइट कि जी काइंडली इनको प्लीज़ खुलवाइए बिकॉज पीपल्स लाइवलीहुड आर ऑन द ऑन द मैंटल एंड शी IG साहब ने जाके खोला था। ये एब्सोल्युटली हुआ था। देखें हमारे यहाँ जो इंटरनेट है ये फॉर हमारी इंडस्ट्री के लिए तो इट्स अ लाइफलाइन और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमारी इंडस्ट्री इस वक्त जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं में है, जो कि इस वक्त तकरीबन 3 बिलियन उतनी है जितनी हम पूरी राइस पूरे मुल्क से निकलती है हमारे
इंडस्ट्री उसको लेके आती है, तकरीबन इतनी ही एक्सपोर्ट है। उसामा साहब, इंटरनेट की सूरत हाल आपके सामने है। आज कादर पटेल साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो उन्होंने एक बात रेस की कि मुल्क में फुल स्पीड इंटरनेट आखिर कब मैसर होगा। ये एक वैसा सवाल है जो हर एक पाकिस्तानी जानना चाहता है। जब ये कहते हैं कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और उसके आगे कोई चीज़ जो है वो तो नहीं है, आपको लगता है कि ये जस्टिफिकेशन डज इट इवन मेक सेंस? देखिए, इनके नेशनल सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है ना, वो थोड़ी अजीब सी है कि जो इनको सियासी अपोजिशन मिलती, बयानिया स्ट्रांग हो और उसके जवाब में इनका बयानिया जो है नहीं बन पा रहा, तो वो अपोजिशन की आवाज बंद करना चाहते हैं। तो एक सियासी तौर पे ही सारी सेंसरशिप और सर्वेलेंस हो रही है, इंटरनेट को स्लो किया जा रहा है ताकि उसामा साहब, आज तो मिनिस्टर साहिबा कह रही थी कि ये कोई आज़ादी इज़हार राय को दबाने के लिए नहीं किया हो रहा। उन्होंने ये बात एडमिट की कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से ये इनिशिएट हुआ है, पीटीए को बाकायदा तौर पे हिदायत दी गई है, बट वो कहती हैं कि एक्स की जो यूजर्स हैं या यूजेज है दैट इज लेस देन 2%, और अगर ऐसी बात होती तो फिर टिकटॉक और फेसबुक बंद कर दिया जाता। जी देखिए, इसमें हमें यही नजर आता है कि इनका तो हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते बातों पे, क्योंकि पहले तो ये कह रहे थे एक्स बंद ही नहीं है, अभी कहते हैं, फिर एक महीने बाद बताया कि बंद है, फिर अभी कहते हैं कि इस वजह से बंद है, उस वजह से बंद है। जो भी है, एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है वो इजहार राय की आज़ादी के लिए, जो दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है, और इसका सबूत ये है कि मिनिस्टर साहिबा खुद इसको इस्तेमाल कर रही है, ट्वीट करें, पूरी हुकूमत, मिनिस्टर साहब भी खुद इस्तेमाल करें। और दूसरा, मुझे ये आप बताएं कि अगर किसी के पास मिनिस्टर शहज़ा फातिमा साहिबा का नंबर ना हो तो उनका बिजनेस बंद ही रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जब तक आप उन्हें कॉल नहीं करेंगे तो आपका दफ्तर बंद रहेगा जब पूरे मुल्क में लॉकडाउन हो। तो ये आपको एक सिस्टेमिक पॉलिसी इश्यू है कि आपने पॉलिसी ही ऐसे नहीं बनाई जहां बिजनेसेस को आप सपोर्ट करें, जहां कम्युनिकेशन को आप सपोर्ट करें, और जहां डेवलपमेंट को आप सपोर्ट करें। और ऐसे जदीद दौर में कि जहां पर टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन और इनोवेशन की तरफ पूरी दुनिया आगे इस फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है, वहां पर मिनिस्टर साहिबा सिर्फ अल्फाज की हद तक तो सजाद साहब वो कहती है कि अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक किया जाएगा, चाहे वो इकोनॉमिक या सोशल अपॉर्चुनिटीज हो, लेकिन नहीं मानता ये जी, मतलब एक कॉल ऑफ फेल में शदीद तजाद देखा जाता है। आज सजाद साहब, मिनिस्टर साहिबा ने फ्लोर ऑफ द हाउस बताया कि किस तरह से इंटरनेट यूजेज में ग्रोथ देखी गई है, 24% की इंटरनेट स्पीड जो है ऑन टेक्निकल बेसिस 28% एवरेज इंटरनेट स्पीड जो है वो हमें बेहतर नजर आई है। फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ दिस फिस्कल ईयर उसका हवाला दिया गया। आईटी एक्सपोर्ट्स में 33% ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखी गई है। बट हकीकत ये है कि जहाँ पर अभी उसामा खिलजी साहब भी कहे, तो मैं चाहूँगी आप अपने रिमार्क्स भी कंप्लीट ज़रूर करिएगा कि अगर तो उनका नंबर किसी के पास ना हो तो उनके बिजनेसेस क्या बंद ही रहेंगे इस मुल्क में, और क्या सिर्फ एक कॉल के मुंतजर होंगे बिजनेसेस को दोबारा से रिज्यूम करने के लिए? ये और हम कब तक, मतलब अभी ड्यूरेशन का भी नहीं पता कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कितना टाइम पीरियड जो है वो माइंड में रखा हुआ है और कब जो है वो एक्टिविटीज को वापस से बहाल किया जाएगा। जी, थैंक यू वेरी मच जी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमने यही कहा है कि ये बिजनेसेस में हमारी एक पॉलिसी होनी चाहिए, और टू अ लार्ज एक्सटेंट गवर्नमेंट ने हमारी बात, अगर आपको याद हो जब वीपीएन वाला इशू हुआ था तो हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि एक वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स बना दीजिए, वो रास्ता अपनाइए जो या लेट्स से वियतनाम में है जहाँ पे इंटरनेट के अंदर ओपननेस है, और यही किया। अभी हमने वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स की पीटीए ने एज ऑफ यस्टरडे पॉलिसी अनाउंस कर दी है, जहाँ से जिसके बाद अब होगा ये कि जो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि जो भी हो, जो पॉलिटिकल इश्यूज हों या नेशनल सिक्योरिटी के जो भी इश्यूज हों, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस, पर जो भी इश्यूज हों, बिजनेसेस के नेटवर्क्स नहीं चेंज होने चाहिए। वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट, और हमें इस बात की फिलहाल एश्योरेंस कराई गई है। बस सजाद साहब, आप लोग ने ये सवाल कतई कलामी की माफी, लेकिन आप लोग ने ये सवाल नहीं किया कि एक तो स्टेट इंपोज एक रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से हमें रसाई के लिए उन ऐप्स की वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगेन इस पर बहुत ज्यादा एक लीगैलिटी पे भी सवाल आयद हो जाता है कि ये हम किस दौर में चले गए हैं, या हमें क्यों इस नहज पे लेकर आया गया है, और क्या गवर्नमेंट के पास कोई और रास्ता नहीं है बजाय इसके कि वो एक फुल स्केल इंटरनेट शटडाउन या एक स्लो डाउन का शिकार करे और पूरी लोगों को इस मुसीबत से गुजारे? ऐप्स और टेक्नोलॉजीज के ऊपर बैन करने का है, आई एम श्योर
and I hope there are certain I'm not a lawyer nor am I a politician nor a civil liberties expert کہ میں اس پہ comment کر سکوں. I represent a trade organization and as far as the trade organization is concerned جی ہم لوگ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہماری انڈسٹری کو which is so relevant to our country کہ 30 لاکھ ہاؤس ہولڈ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتے ہیں ان کا لائیولیہڈ پہ. ہمارے بڑی کمپنیوں کے علاوہ ہماری چھوٹے لوگ ہیں جو 30 ہزار 50 ہزار پر منتھ کر کے اپنی انکم کو سپلیمنٹ کرتے ہیں. پوری ای کامرس کی انڈسٹری ہے جس میں وہ لوگ ہیں جو بائکس پہ کھانا ہمارے گھروں میں ڈلیور کرتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی سروسز دیتے ہیں, واٹس ایپ کے اوپر کمیونیکیٹ کر کے چھوٹی چیزیں بیچتے ہیں. وی وانٹ ٹو سپورٹ آل آف دیم. سو ان کے لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جی میک شیور کہ جو آپ کا یوزر بزنس کر رہا ہے, چاہے وہ چھوٹی بزنس کر رہا ہے, بڑی کر رہا ہے, رجسٹر کر رہا ہے, ان رجسٹر کر رہا ہے, اس کا کاروبار بننا. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. سجاد صاحب کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ایک سال میں جہاں پر منسٹر صاحبہ وہ تو جو فگرز پیش کر رہی ہیں وہ ایک طرف, بٹ اس ایک سال میں بزنسز کس حد تک امپیکٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیے اوور آل یہ جو اس قسم کے امپیکٹ ہوتا ہے نا, یہ جج کرنا مشکل ہوتا ہے آلموسٹ امیڈیٹلی. اس کا امپیکٹ بعد میں نظر آتا ہے. 2020 ہے ہمارے پاس, وہاں 1 گھنٹہ شٹ ڈاؤن کا نمبر تقریباً اسامہ صاحب انٹرنیشنل کمیونٹی کیونکہ ہم لوگ جی سجاد صاحب پچھلے ایک ماہ میں ہماری گروتھ تھوڑی کم ہوئی ہے. ہماری گروتھ کم ہوئی ہے, ہمارا گروتھ ریٹ کم ہوا ہے. یہ نہیں ہوا کہ ہمارا نقصان ہونا شروع ہو گیا. اگر پہلے ہم 30% کے حساب سے کر رہے تھے تو لاسٹ منتھ ہم تقریباً 25% کے حساب سے گرو کیے ہیں, بٹ گروتھ پھر بھی ہوئی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ اس قسم کی ڈسرپشنز نہیں ہونی چاہیے جی. اسٹیبل انٹرنیٹ از ایبسلیوٹلی اسینشیل, اور ہم نے گورنمنٹ سے 3-4 چیزیں مانگی ہیں جو اس کو ہمیشہ کے لیے بہت ضروری ہے. نمبر 1, 5G needs to be auctioned immediately. ہمیں 5G پہ آنا ہے. نمبر 2, ہمیں فائبرائزیشن کرنی ہے. ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہمارے جتنے جو فائبرائزیشن کی ایک پالیسی ہے وہ انڈیا ہم سے بہت آگے چلا گیا, فلپین ہم سے بہت آگے چلا گیا, ہم نے وہ کرنا ہے, تبھی ہمارا انفراسٹرکچر اسٹیبل ہوگا. اور تیسرا, ہم نے کسی قسم کی قطغن یا سپورٹ یا کسی قسم کا انٹرونشن آن دا فری اینڈ فیئر انٹرنیٹ نہیں کرنا. یہ ہماری 3 ریکویسٹ ہیں. رائٹ. اسامہ خلجی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, ایک تو سجاد صاحب نے بھی ذکر کیا ای کامرس کا, آج فلور آف دا ہاؤس بھی آواز پیپلز پارٹی کی طرف سے اٹھی تھی کہ ای کامرس کی بات کرنے کے ہم لائق ہی نہیں رہے ہیں اب جو اس وقت کنڈیشنز نظر آ رہی ہیں. اور آپ کے خیال میں جہاں پر ہم بڑے کنسرنڈ ہیں, ہماری حکومت بھی بڑی کنسرنڈ ہے کہ پاکستان کا امیج بہت طریقے سے متاثر کیا جا رہا ہے اور اپوزیشن کا اس میں ایک بڑا کردار نظر آتا ہے, بٹ ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کے طور پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں کیسے ویو کر رہی ہوگی, اسپیشلی ان ممالک یا فہرست میں کیا ہم آ گئے ہیں کہ جہاں پر روٹینلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریسٹرکشن امپوز کی جاتی ہیں اس قسم کی؟ جی بالکل. آپ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے انویسٹمنٹ جو پاکستان میں آئے, اور ان اقدامات کی وجہ سے ہماری اکانومی پہ بہت برا امپیکٹ ہو رہا ہے, کیونکہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے خاص کر آئی ٹی انڈسٹری میں, وہ آبویسلی اپنے پوٹینشیل سے بہت کم ہے. اگر شہزہ فاطمہ صاحبہ ہمیں پروگریس کا بتا رہی ہیں یا گروتھ کا بتا رہی ہیں, تو سوچیں اگر انٹرنیٹ صحیح چل رہا ہوتا, اسپیڈ صحیح ہوتی, تو پھر اس سے بھی کتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے اور انکم کتنا زیادہ ہو سکتا ہے. اور انٹرنیشنلی آپ لسٹ میں دیکھ لیں تو فلسطین اور لیبیا جیسے ممالک جہاں وار ہو رہا ہے وہاں بھی پاکستان سے تیز انٹرنیٹ ہے. تو پاکستان باٹم 5 کنٹریز میں آ رہا ہے آؤٹ آف اراؤنڈ 150 کنٹریز انٹرنیٹ سپیڈ میں. تو obviously انٹرنیشنلی آؤٹ لک جو ہے بدتر ہو رہی ہے, اور اگر آپ کہیں کہ گروتھ ہو رہی ہے تو گروتھ کا پوٹینشیل کے بارے میں آپ سوچیں کہ اگر آپ یہ چیزیں نہ کرتے تو گروتھ کتنی ہو سکتی تھی, کیا ممکن تھا, وہ جو ہے میرے خیال سے مائنڈ میں رکھنا چاہیے. تو ایمبیشن ہی حکومت کا نہیں ہے کہ بہتری آئے, وہ کہہ رہے ہیں اچھا چلو پہلے سے بہتر ہو رہا ہے تو رائٹ. اسامہ صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا, یہ جو فائر وال کی باتیں ہو رہی ہے, اور آج بھی فلور آف دا ہاؤس یہ پوچھا گیا کہ یہ فائر وال کیسی فائر وال ہے جو انسٹال ہی نہیں ہو کے دے رہی ہے. گزشتہ کچھ ماہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا منسٹرز آ کے یہ بتا رہے تھے کہ نہیں, پہلے تو انکاری تھے اس بات سے ہی. آپ کو کوئی آفیشیلی کوئی انفارمیشن کنوے کی, کمیونیکیٹ کی گئی ہے کہ فائر وال انسٹال ہو چکی ہے, اس کی وجہ سے ہے بھی کہ نہیں ہے؟ جی آفیشلی تو وہی ہے جو یہ لوگ ہر روز نئی بات کرتے ہیں, لیکن میرے خیال سے یہ کنفرم تو کر چکے ہیں کہ فائر وال انسٹال ہو گئی ہے.
اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی کافی انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہو گیا ہے، کیونکہ وہ آپ کے جو ڈیٹا سینٹرز ہیں، انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں، ان کے لیول پہ جو ہے بلاکنگ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیڈ بھی آہستہ ہو گئی. رائٹ. سجاد صاحب ضرور بتائیے گا، کیونکہ اس بات پہ بھی بہت سٹریس دیا گیا کہ کوئی کمیونیکیشن پروٹوکول فالو نہیں ہو رہا اس ملک میں. بتایا نہیں جاتا کہ کتنے ڈیوریشن کے لیے یہ بندشیں نظر آئیں گی، اس کا سامنا کرنا پڑے گا. وجوہات بھی نہیں بہرحال بتائی جاتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹائم پیریڈ، کوئی ٹائم فریم جو ہے وہ کمیونیکیٹ آپ لوگ سے کیا گیا؟ اور فائر وال سے متعلق میں آپ سے بھی ضرور جاننا چاہوں گی، از اٹ ان پلیس؟ جی the firewall is obviously in place. اور دنیا کے اکثر ممالک میں فائر والز ہوتی ہیں جہاں پہ اور جو کانٹینٹ جنرلی there's a lot of let's say کچھ قسم کا سوشلی ان ایکسیپٹیبل ٹائپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ پہلے بھی بلاک ہوتا تھا، پر اس سے اسپیڈ پہ کتنا امپیکٹ ہے وی آر ناٹ ایبسلیوٹلی شیور. وی نو کہ اس کا امپیکٹ تو ہے. ہمارے خیال میں ہمیں ڈیٹ تو کوئی نہیں دی گئی، پر ہمارے خیال میں تقریباً 3 ماہ لگیں گے اس کو سٹیبل ہونے میں. پر اگر وہ لیٹس اسیوم اگر پرفیکٹ بھی ہو آج، لیٹس اسیوم اٹس پرفیکٹ ٹوڈے، ایون دین ہمارا انٹرنیٹ سلو ہی رہے گا جی، کیونکہ ہم نے انٹرنیٹ کے انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ نہیں کی. ہم لوگوں نے یہ نہیں ہے کہ تیز کو ہم نے بند کر دیا. ہمارے جینون انفراسٹرکچرل ایشوز ہیں. ہمارے یہاں اسپیکٹرم ختم ہے، ہم نے 5G کو آکشن کرنا ہے، جو میں نے پہلے سر یہ جو ڈیجیٹل نیشن اور ڈیجیٹل پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر تو یہ ایک بہت بڑا مذاق اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. جی اگر ہمارا 5G مارچ میں نہ ہوا، جو آئی بلیو از آلریڈی لیٹ، مارچ میں ہمیں اس کو آکشن کرنا ہے. اگر آپ 5G پہ نہیں جائیں گے تو ڈیجیٹل نیشن پہ کنیکٹ ہی نہیں کر سکیں گے، تو ڈیجیٹل نیشن کیسے چلے گا؟ سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. دا فرسٹ تھنگ از کہ منسٹری کو جو میرے خیال میں انہوں نے ٹائم دیا بھی ہے، بٹ وی ہیو ٹو میک شیور کہ جو 5G کا آپشن ہوتا ہے وہ مارچ میں ہو جائے، تاکہ ہمارا ایک نیا پیراڈائم شفٹ ہو. یہ بالکل ویسے ہی ہے جی، دس از دا سیم پلاننگ جو ہم نے پہلے دیکھا. ہم لوگ اناؤنس کرتے رہے اپنے پاور سیکٹر میں، جس میں ہم نے سارے گاؤں میں بجلی فراہم کر دی. یہ نہیں سوچا کہ پیچھے بجلی کی جنریشن یونٹس نہیں ہیں. پھر ہم نے IPP کے ساتھ بہت مہنگی بجلی خریدی، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا کیونکہ آپ اس کے پیسے نہیں دے سکیں گے. تو وہی کام جو ہم نے بجلی کے ساتھ کیا، گیس کے ساتھ کیا، اب انٹرنیٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. رائٹ. اور ہماری صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ کائنڈلی پلاننگ کے ساتھ چلیں. ہمیں پتہ ہے، اور ابھی جو بھی انفراسٹرکچر لگائیں یا انٹرونشن کریں، اگلے 10-15 سال کی گروتھ دیکھ لیں. وی آر ون آف دا fastest growing nations in the world. Right, but let's hope sir. ہم دعوے بڑے اس وقت سن رہے ہیں کہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف، کمپلیٹلی ڈیجیٹائزیشن کی طرف ملک کو لے کے جایا جائے گا. بٹ اور آج منسٹر صاحبہ بھی کہی تھی کہ پرسیپشنز کو بڑی حد تک درست ہونے کی ضرورت ہے. لیکن آج جو ایک کور جو سوال ریز کیا فلور آف دا ہاؤس، وہ یہی ہے کہ فل اسپیڈ انٹرنیٹ آخر اس قوم کو کب میسر ہوگا. بٹ تھینک یو سو مچ سجاد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اسامہ خلجی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.